हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी इकाई 4 के ही अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अध्याय 2 की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के विकास चैप्टर अध्याय 1 को बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आज आपकी ये टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं और कहां तक आपका वो क्षेत्र आपका प्राथमिक है, कहां द्वितीयक, ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक से अधिक आपका विकास संभव है, ऐसे क्षेत्रों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे ही आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये टॉपिक आप लिख सकते हो, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र यानी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या पहले आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है क्या? क्यों? कि धन कमाने के उद्देश्यों से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के नाम से जाना जाता है। अर्थ का मतलब होता है आर्थिक, मतलब अर्थ यानी धन के लिए की गई गतिविधि। तो धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के नाम से जाना जाता है। ये क्या होते हैं? आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो धन कमाने का जो हमारा जरिया है, हम धन जो कमाने का हमारा जो क्षेत्र बना वो 3 प्रकार से बांटा गया। क्या? पहले क्षेत्र में जो भी मैं चर्चा कर रहा था कि पहला क्या कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये आपका पहला क्षेत्र होता है। दूसरा क्षेत्र होता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र। तीसरी अगर हम बात कर ले आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में ही, तो तीसरा निकल कर आता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट और के क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें अब इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित असंगठित के बारे में, तो ये चर्चा हम देख लेते हैं। तो भारत के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत होता क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक यानी कि एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। यानी ये होता क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के यानी जितनी चीजें प्रकृति में मौजूद हैं वो क्षेत्र क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इसमें अगर इसके आगे बात कर ले तो इनमें कृषि, डेयरी, मत्स्य, खनन और तेल एवं गैस की निकासी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। चाहे आपका ये डेयरी संबंधित हो, चाहे मत्स्य पालन हो, खनन यानी खानों से निकाले जाने वाली चीजें, तेल हो, गैस की बात हो, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपका द्वितीयक क्षेत्र, इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधी प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, यानी आर्टिफिशियल होती है, यानी प्रकृति से सीधी नहीं, प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं को ही कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित करके ये चीजें प्राप्त की जाती है, बनाई जाती हैं। अब ये प्रक्रिया होता क्या है? विनिर्माण कारखाने, कार्यशाला या घर में पूर्ण रूप से की जाती है। जो भी इनके निर्माण की चीजें हैं वो घरों में किया जा सकता है, कारखानों में, वर्कशॉप में भी ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए इंडस्ट्रियां बनाई गई हैं, इनके लिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ये चीजें तैयार की जाती है। यानी जो पहले से मौजूद है प्रकृति में वो आपका क्या है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र क्या, जो प्रकृति में मौजूद चीजों के माध्यम से दूसरी चीजों का निर्माण किया जाता है, वो हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब आपके तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। जैसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो द्वितीय क्षेत्र है, इनको आगे डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जिन माध्यमों को अपनाया जाता है, जिन माध्यमों के द्वारा इनका विकास संभव होता है, ज्यादा से ज्यादा इनकी
इनकी जो केंद्र है वो बढ़ते हैं, वो क्षेत्र हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है, एक बार आप इसे देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ वास्तव में ये आपको तृतीय क्षेत्र भी समझ में आ गया होगा, द्वितीयक और प्राथमिक भी। क्या आता है इसके अंतर्गत? परिवहन आते हैं, यानी यातायात की चीजें, बैंकिंग आता है, बीमा होता है, संचार भंडारण होता है, सूचना प्रौद्योगिकी होती है और सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। यानी अगर ये चीजें ना हो तो किसी भी क्षेत्र का उतना तेजी से विकास होना असंभव है। जितने तेजी के साथ बैंकिंग, संचार माध्यम, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिस प्रकार आज इंडस्ट्रियां डेवलप हो रही हैं, तो ये चीजें न हो पाती। कभी कभी ये भी प्रश्न कहता है कि तीनों क्षेत्रों में सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होता है, तो हम बात कर लेते हैं, तीनों क्षेत्र की तुलना हम कर लेते हैं। तो आर्थिक अन्योन्याश्रित की बात करें तो इसके अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र भी आपस में जुड़े होते हैं। आर्थिक अन्योन्याश्रित पे जो तीनों क्षेत्र होते हैं ये किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े से होते हैं। किस प्रकार जुड़े होते हैं ये आपके सामने स्पष्ट है कि कपास परिवर्तित रूपों के वस्त्र बनता है, फिर वो वस्त्र कहाँ जाता है, बाजार में। यानी हमारा कपास क्या प्रकृति में पहले से मौजूद, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अब इसके द्वारा इसके लिए इंडस्ट्री स्थापित की गई और इंडस्ट्री स्थापित करके क्या बना, वस्त्र बना। तो जो चीज प्रकृति में मौजूद है उसके द्वारा जो चीज बनती है वो कौन सा क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र। औद्योगिक वस्त्र उद्योग क्या हो गया हमारा, वस्त्र उद्योग क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब ये इन चीजों को विकसित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, उसके लिए एक बाजार होना चाहिए, चाहे वो अगर वस्त्र उद्योग उसका एक अलग बाजार होना चाहिए जिसके उस द्वारा इस इंडस्ट्री को ज्यादा विस्तृत किया जा सके। तो ये हमारा बाजार क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र हुआ। तो ये एक दूसरे पे क्या है, आश्रित। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या था, एक दूसरे का पूरक होना, एक दूसरे के लिए हेल्प मददगार होना, यानी आश्रित होना एक दूसरे पे। तो ये तीन देखिएगा, इस उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हो मेरे बच्चों कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अभी भी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यदि समझ में आ गया हो तो वो भी कमेंट करिएगा, यस सर हमें समझ में आ गया ये चीज, ताकि हमें भी लगे कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और सुन रहे हो। तो अगर बात करें दूसरे अंतिम सामान और सेवाओं, तो ये वस्तुएं सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। इस स्थिति के बाद इसमें किसी प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधि नहीं होती। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लें तो किसे क्या होता है कि किसी वर्ष में इन तीनों क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, सेवाओं की मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहा जाता है। इस जीडीपी की चर्चा आप देख रहे होगे कि इस चीज याद रखिएगा बहुत, तो आप सुनते हो कि देश की जीडीपी लगातार नीचे हो रही, लगातार नीचे गिर रही। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार घेरा जा रहा है, क्योंकि अब देश अगर ये चीज टूट गई, ये चीज इसका स्तर गिरता रहा तो हमारा देश की स्थिति क्या होगी, किस चीजों का, यानी हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है अगर वो टूटा तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी वो क्या कम हो रही है। तो ये है क्या कि किसी वर्ष में, इस साल बहुत पूछने की चांसेस हैं इसके, क्योंकि इसकी चर्चा लगातार चली आ रही है कि किसी वर्ष में इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसकी जो गणना है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अगला आपका क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। समय के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या रहा है कि जो आर्थिक गतिविधि है वो प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीय क्षेत्र में लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, इनके स्थानांतरण होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा कि वर्तमान में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। अब आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी हम कहते किसे हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से अर्थ क्या हमारा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस कारण आती है, तो हम देखेंगे कि पहला आपका क्या ये लिख रहा है बच्चों
कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से काम करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी उत्पादक क्षमता है, वो उत्पादकता जो उनकी है वो शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें अनेक काम से हटा दिया जाए तो भी कुछ उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने, किसी के हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेरोजगारी वही है कि अगर किसी मजदूर को अगर हम हटा दें तो उसके हट जाने से हमारे कार्यशैली पर, हमारे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा गांवों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो अगर काम न करें फिर भी कोई किसी भी उत्पादन पे क्या होगा, प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहे कृषि उत्पादन ही क्यों न हो। अब आपकी बात कर लें खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर क्या है। बहुत ज्यादा पूछता है ये, देख लीजिए आप पेपर उठाकर कितना पूछा है। खुली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर है क्या आखिर, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले खुली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने अभी समझा कि वह परिस्थिति जिनमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होता है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है लेकिन काम कर नहीं पाता, यही खुली बेरोजगारी। उसके बाद क्षमता तो बहुत है काम करने के लिए, उसे अपने मन मुताबिक क्षमता प्रदर्शन करने के लिए उसको काम नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वही क्या होती है, खुली बेरोजगारी की, जहां पर श्रम शक्ति अधिक हो, काम करने की क्षमता अधिक हो लेकिन काम हमें कम करने के लिए मिलते हैं, वही खुली बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं, भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है कि लगातार काम सभी कर, अभी मैंने बताया कि किसी के हट जाने से कोई प्रभाव जब नहीं पड़ता है उत्पादन क्षमता में, वही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो ये उदाहरण आपके लिए ही है कि अब तो समझ जाओ प्रच्छन्न बेरोजगारी को कि अगर किसी पे 8 लोग काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादन तब भी उतना होगा जितना 5 लोग के करने पर होगा, यानी कि 3 लोगों के हट जाने से कोई उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जी ये टॉपिक मैं आपके लिए चर्चा करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पूछा है कि मनरेगा जब शुरू हुआ तो मनरेगा 2005 के उद्देश्यों को आप समझाइए, स्पष्ट कीजिए मनरेगा का उद्देश्य था क्या। तो भारतीय केंद्रीय सरकार ने हाल ही में भारत के 200 जिले में कार्य करने के अधिकार से संबंधित कानून बनाया। इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 के नाम से इसे मनरेगा को जाना जाता है। इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को जो कार्य करने के योग्य हैं तथा जिन्हें कार्य की आवश्यकता है, सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का आश्वासन देना है। यदि सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहती है तो वह लोगों को रोजगार छूट देगी। यानी कि अगर सरकार 100 दिन तक ऐसे व्यक्तियों को काम नहीं दे पाती है तो वो क्या करेगी, उनके लिए रोजगार का सृजन कर सकती है या वो खुद रोजगार करने के लिए। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र वर्ष 1973-74 में घरेलू सकल उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक रहा, लेकिन वर्ष 2013-2014 में घरेलू सकल उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का प्रभुत्व हो गया। यानी जो बैंकिंग, संचार माध्यम, बाजार, यानी इससे जुड़ी चीजों का प्रभाव ज्यादा रहा। इनके कारण चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, उत्पादन तृतीयक क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो हम बताते चले प्राथमिक, माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास के कारण सेवा क्षेत्र में विकास अधिक तेजी से हुआ। दूसरा, सेवा क्षेत्र केवल एक छोटा खंड उच्च कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है। सेवा क्षेत्र क्या करता है, एक छोटा खंड उच्च
कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है, जिसके कारण तृतीय क्षेत्र का महत्व ज्यादा बढ़ गया। विभिन्न क्षेत्र के लोगों को रोजगार। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी कम है, परंतु अब यह 50% से अधिक लोगों को रोजगार देता है। अभी भी आज आपकी जो अधिकतर आबादी है वो कृषि पे ही निर्भर है, यानी खनन और मत्स्य पालन, यानी ऐसे अधिकांशतः क्षेत्र जो पहले से मौजूद चीजों को अपनाए हुए हैं। माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र ने पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं किए। अब बात करते हैं अधिक रोजगार को विकसित करना और तकनीकी और संसाधन उपाय क्या है, कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा हम सृजन कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोजगार और भी आ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत तकनीकी सुविधाएं जैसे संकर बीज, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में बताया जाता है। संस्थागत समर्पण जैसे बाजार भंडारण की सुविधा ने किसानों को रोजगार में वृद्धि की। अगर ये चीज बाजार और भंडारण सुविधा उपलब्ध न होती तो किसानों की जो आमदनी आज आगे जाने वाली है वो और भी बहुत नीचे की तरफ होती। आज खुद किसान इतने के बावजूद अभी किसान बेचारे हमारे परेशान हो जाते हैं। उनकी जो मेहनत वो लोग करते हैं अपने देश को चलाने का जो मुख्य काम है, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे किसान भाइयों का ही है। इस प्रश्न को तो देख ही लीजिएगा, शायद इस प्रश्न से आपको खुद लग जाएगा कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो मैं तो बता रहा हूं कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इस चीजें समझना होगा। संबंध कृषि का संबंध क्या है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किसानों को संबद्ध कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अब लघु उद्योग और बैंक ऋण की ओर ध्यान कैसे केंद्रित करना है, तो ग्रामीण आदि क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। अब दूसरा आपका है कि इसमें वाणिज्यिक बैंक कम दरों पर ब्याज उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। बैंकों के द्वारा जो है आपके व्यापार करने के लिए लगातार ऋण दिए जा रहे हैं। ग्रामीण अवसंरचना में सुधार कैसे होगा, सरकार को गांवों और बाजारों के मध्य अवसंरचना में अधिक निवेश करना चाहिए, जिससे क्या उनकी जो ढांचागत सुविधा है उनको ज्यादा से ज्यादा विकास की ओर लेकर जाए। यह किसानों को और अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करेगा। का शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार कैसे है, तो गांव में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाए। गांव में क्या हो, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जाए, ताकि तब घर घर इलाज बहुत आसानी से संभव है। जो बिचौलिए का काम लोगों का होता है वो खत्म हो जाएंगे अगर घर घर इलाज पहुंचने लगे। विद्यालयों की स्थापना की जाए। आज क्या है, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन हमारे सरकारी विद्यालयों में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के यदि बच्चे पढ़ने लगे तो ये हालात अपने आप सुधर जाएंगी। हर विद्यालय की स्थिति खुद स्वयं सुधर जाएगी। पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग ग्रामीणों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग ग्रामीणों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं अगर इन पर ज्यादा से ज्यादा ये लोग इन पर ध्यान दें तो। संगठित और असंगठित क्षेत्र में जहां रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है उन्हें संगठित क्षेत्र कहते हैं। जहां पर क्या होता है, रोजगार की अवधि यानी वो संभावना की बात ही नहीं होती, यहाँ पर एकदम रेगुलरिटी होती है कि नियमित है, एकदम निश्चित रोजगार वहां पर, वही क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार की सुविधा के लाभ लगातार मिलते रहते हैं। अब आपका ये रहा आज का लास्ट में होगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र इस क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं। जो भी परिश्रम होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियां होती हैं, ये सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होती। मरम्मत कार्यकर्ता, घरेलू नौकर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी क्या होता है, इनके रोजगार क्या होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। असंगठित क्षेत्र इसलिए इनको कहा जाता है। कब इनको कोई हटा दे, ये कोई चाहे वो घर का नौकर हो किसी के या मरम्मत करने वाले हों, ये कहीं पर भी क्या है वर्क, कभी भी कैसे भी वर्क करने के लिए क्या है, आप स्वतंत्र हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आज जो अर्थशास्त्र आपने समझा
विकास के अध्याय 1 विकास को पढ़ने के बाद एकदम आज की टॉपिक आपके लिए बहुत लाजवाब रही है। शुरू से लेकर एक एक आसान शब्दों में मैंने इसको बहुत अच्छे से व्याख्यात किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपकी मेहनत चल रही है और यदि आपने अपनी मेहनत में थोड़ी सी बस बढ़ोतरी कर दी तो निश्चित ही आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तो बहुत अच्छा जाएगा। इस तरीके से और आप क्या करिए, जो पढ़ाई आप जो टॉपिक तैयार करें उस टॉपिक को एक बार कुछ एक हफ्ते बीत रहे उसको एक बार फिर रिवाइज आप कर लीजिए, ऐसे आपकी मजबूती बनी रहेगी। तो यदि आज की वीडियो बच्चों आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि जिस भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यथाशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि आगे की लगातार वीडियो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए आती जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताता जा रहा हूं, इसलिए तब तक के लिए गुड लक माय डियर।